हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसा लग रहा है पढ़ के अभी तक? इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, लॉ शुरू हो गया और अकाउंट शुरू हो गया। अभी तीन ही सब्जेक्ट शुरू हैं। कैसा लगा अभी तक पढ़ के? अच्छा है? मजे आ रहे हैं पढ़ने में या नहीं आ रहे हैं? आ रहे? बोल सकते हो यार तुम भी। शर्म आ रही है क्या बोलने में? नहीं आ रही ना? आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली जो तुम्हारा लॉ है उसका सेकेंड पोर्शन इज मैनेजमेंट। पार्ट ए लॉ है और पार्ट बी मैनेजमेंट है। एंड मैं तुमको मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। फाइन। सो अच्छा, बीएसटी किस किसके पास थी 11th-12th में? सबके पास होगी, चाहे वो सीबीएसई से हो चाहे आरबीएसई से हो। बीएसटी तो सबके पास होती है। सबने पढ़ा है? तरीके से पढ़ी थी बीएसटी या बस ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हो? अच्छा, किसको पसंद थी बीएसटी? तुम सीएस करने आए हो तो तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग होगी, और जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी उसको बीएसटी खुद ब खुद पसंद होगी, है ना? तो अगर तुमको बीएसटी पसंद है तो तुमको मेरा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि तुमने जितना कुछ बीएसटी में पढ़ा है वो सब हम यहाँ पे बैठ कर रिवाइज करेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, क्योंकि एज इट इज सेम चीजें हैं, कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है? सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा, करने वाले क्या है हम? क्योंकि रिवाइज करनी है चीजें, पुराना पढ़ना है, तो बोर नहीं होना, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज पे बातें करेंगे। तुम जितने ध्यान से सुनोगे और नोट्स लिखवाऊंगी मैं, जितने अच्छे से नोट्स बना लोगे, आई एम 100% श्योर मेरा जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है और सबके 35 प्लस डन है उसके अंदर। अगर जैसे मैंने पढ़ाया तुमने वैसे उसको पढ़ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू विल स्कोर वेरी गुड। अच्छा, लॉ किसको टफ लगी अभी तक? नहीं लगी? लॉ टफ लग रही है? क्यों? क्या समझ में नहीं आया? अरे यार बोल दे, मैं कौन सा मैम को जाके वही क्या आ रही हूँ। जो भी दिक्कत है बताओ, सीधे क्लियरली बोलो क्या दिक्कत आ रही है। क्या इकोनॉमिक्स में पूछ रही हूँ मैं, लॉ पूछ रही हूँ मैं। लॉ में क्या दिक्कत आ रही है? लॉ में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मतलब कुछ टॉपिक्स में इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो देखो लॉ का सेकंड पार्ट है और दोनों मिलके ही 100 मार्क्स कंप्राइज करेंगे। तो तुम यहां पे अगर अच्छा स्कोर करते हो तो वहां अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहती है चीजें तो बैलेंस बन सकता है दोनों का, है ना? बट क्योंकि एमसीक्यू पेपर है ये वाला तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम दोनों को बहुत स्ट्रांग बनाओ। यहां का डिस्टिंक्शन दूसरे में लगे तो मजे आएंगे फिर, और लग सकता है। ठीक है? अगर तुम एक बार इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं खुद ब खुद अंदर से फील होगा कि यहां हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो माय नेम इज साक्षी बांटिया एंड लेट्स स्टार्ट विद यू। हम सबका पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर क्लास शुरू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट सर को हम जानते हैं, करण सर। क्या नाम है बेटा? हर्षद। ओके, पीछे राजवीर। नेक्स्ट क्या? राघव। ओके, योर नेम बेटा? स्नेहा। नेक्स्ट तन्वी। अंजलि। खुशनुमा। ओ, बड़ा अच्छा नाम है। भूमिका। श्रुति। क्या? खुशिता। तुषिता। ओके, नाइस। अरे बड़े अच्छे अच्छे नाम है यार तुम्हारे तो, ब्यूटीफुल नेम्स। ओके, सबका 12th तो क्लियर हो गया। अब तो कोई ये भी नहीं किसी का रिजल्ट आया नहीं आया। ठीक है, किसके कितने कितने परसेंटेज बने? अच्छा, आरबीएसई से कौन कौन है पहले तो ये बता दो। ओके, किसके कितने कितने परसेंटेज बने हैं? क्या हुआ, शर्म आ रही है बताने में? हाँ, कितना है? 89? 80? ओके, वाओ, ओके, नाइस। 88, 78, ओके ओके। देखो अब कहीं कुछ मैटर नहीं करता, 12th हो गई, तुम अपनी लाइन चूज कर चुके हो,
ठीक है, तुम्हें अब कहीं पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, क्योंकि तुम यहां आ चुके हो और अब तुम्हारा गोल फिक्स्ड है। सबको सीएस बनना ही है ना, पक्का बनना ही है ना? अरे यार जोश है या नहीं अंदर? हाँ बोल सकते हो, आवाज निकलती है, मेरी निकल रही है ना, तो तुम्हारी भी निकलनी चाहिए। सीएस बनना है या नहीं बनना है? बनना है, ठीक है। क्यों बनना है सीएस? मैं तो बातें करूंगी, देखो सिंपल सी बात है, मैं बात करते रहते टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सीएस क्यों बनना है तुमको? हाँ हाँ, ये तो ये मेरी पहली वाली क्लास लेके बैठा है, इसलिए इसको पता है कि मैं क्या बोलूंगी। तुम क्यों बनना चाहते हो? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होकर क्या करोगे? इंडिपेंडेंट इन व्हाट सेंस? ओके, पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट बन जाना, हम तुमको सीएस की जॉब पे भी रख लेंगे, बट हम लोग को पे नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट हो तुम। ओके देखो, मैं ना कोई भी क्लास शुरू करती हूँ ना, तो मैं पहले एक चीज बताती हूँ बच्चों को, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉट एवर लाइफ तुम अभी जी रहे हो, ठीक है, तुम अभी जिस भी लेवल पे हो, वो तुमको किसने दी है? तुम्हारे पेरेंट्स ने दी है। क्या तुम चाहते हो इस लेवल से ऊपर उठना या नीचे जाना? सब चाहते हैं कि हम जिस लेवल पे आज हैं, इफ आज मैं 1000 रुपीज एक बार में जाके शर्ट खरीद लेके आती हूँ, मैं खरीद के ले आई 1000 रुपीज की, आई वॉन्ट कि जिस दिन मैं कमाऊं उस दिन मैं 2000 की शर्ट लेके आऊं। यही चाहते हो ना? यही चाहते हो? तो तुम क्यों बनना चाहते हो सीएस? टू इंक्रीज योर लिविंग स्टैंडर्ड। और वो कब इंक्रीज होगा? जब हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो एक बार जब भी दिमाग में ना कभी डीमोटिवेशन आए ना, तो ये सोच लेना व्हाई यू वांट टू बी सीएस। एट लास्ट तुम्हारा एम क्या है? देखो कोई भी अगर पढ़ाई कर रहा है या कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, सब एक ही वजह से कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमने या हमारे पेरेंट्स ने कभी फेस किया, हम उसको फेस करें। वी वॉन्ट दैट वी शुड बी ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, हमेशा ऊपर होने चाहिए, मतलब 7वें आसमान पे ही रहना है। तो हमको वहीं पे ही स्टैंड आउट करना है, और स्टैंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। जिस दिन डिमोटिवेशन फील हो ना, सिर्फ दिमाग में एक ही बात लेके आना, क्या है तुम्हारा एम? यू वांट टू बी सीएस। और क्यों बनना है सीएस? अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, पैसा कमाना है, ठीक है। वो ऐसे नहीं होता है, ओके। सो चलो अब अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं, एंड टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। तुम आज तक क्या क्या पढ़ के आए हो? आज तक कौन सी क्लासेस पढ़ी है? अरे तुम्हें पढ़ाई नहीं की थी क्या? सीधे 12th की थी? पहले प्री प्राइमरी पढ़ी होगी ना, नर्सरी केजी प्रेप पढ़े होंगे, उसके बाद में 1st to 10th पढ़ी होगी, फिर 11th 12th में सब्जेक्ट सेलेक्ट करके कॉमर्स पढ़ के आए होगे, राइट? यही किया था। ऐसे क्यों किया कि पहले प्री प्राइमरी पढ़ी, फिर प्राइमरी पढ़ा, फिर मिडिल स्कूल में आए, फिर हाई स्कूल में आए? उल्टा पुल्टा भी तो कर सकते थे। क्या होता अगर उल्टा पुल्टा कर देते? तो हम तुमको 12th में एबीसीडी पढ़ाने बैठाते, बताओ क्या होता? चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मानो तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम मैनेज्ड नहीं होता और तुमको सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाने की जगह वर्ड्स पढ़ाए जाते, तो क्या होता? तुमको कुछ समझ में आता? नहीं आता ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमको स्टार्ट करवाती हूं टॉपिक और मैं स्टार्टिंग डेफिनेशन बताने के जगह पहले सीधे फंक्शंस पे ले जाती हूं, तो क्या तुमको समझ में आएगा? नहीं आएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि चीजों को, हर चीज को मैनेज करना बहुत नेसेसरी है। ओके, डू यू मैनेज योर डे? डू यू मैनेज योर डे और नॉट? तो अपना दिन मैनेज करके आते हो नहीं आते हो? सबका टाइम टेबल फिक्स्ड होगा ना, सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद में क्या करना है, फिर कोचिंग आना है,
कोचिंग के बाद में भी हो सकता है किसी का कोई और प्लान हो, या हो सकता है कोई घर जाके कोई थोड़ा बहुत घर का काम कर रहा है, या फिर कोई बाहर जाके कुछ और कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर रहा है, या सेल्फ स्टडी कर रहा है। सबके अलग अलग टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है, सब अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। सो जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट, माय सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट, और हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अलग अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हम उन सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो, ऑर्गेनाइजेशन में किसको मैनेज किया जाता है? किसको मैनेज किया जाता है? वर्क को मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो मैं अगर बात बोलूं वर्क को मैनेज कर रहे हैं हम, इन शॉर्ट अगर मैं ये कह दूं वर्क कौन करेगा? वर्क कौन करेगा? एम्प्लॉइज काम करेंगे ना। ठीक है यार, खुल के बोल सकते हो, मुझे आवाज आनी चाहिए आगे तक। तुमको बोलना नहीं आता क्या? आता है नहीं आता है? आता है। तो तुम्हारी क्लास इतनी बड़ी है तो यहां तक आवाज आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो थोड़ा तेज बोलो। ओके, पिच थोड़ा मेंटेन करो। मेरा पिच भी तो कितना है, तुम्हारी तक आवाज आ रही नहीं आ रही है? ये धीरे धीरे आ रही है, क्लियरली सुनाई दे रही है आवाज? तो तुम्हारी आवाज भी मेरे को क्लियरली आनी चाहिए। ओके लिसन, मैं साफ ये बोल सकती हूं कि लोगों से काम करवाना मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, राइट? सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस ओनली, दैट मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवाने का तरीका क्या है? मैनेजमेंट है, राइट? लोगों से काम करवाने का तरीका क्या है? मैनेजमेंट है। ओके, मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है? मैनेजमेंट डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब पता है तुम लोगों को? चेंजेबल। ओके, अभी मैंने बोला कि तुम सब अपने अपने तरीके से अपना डे मैनेज करते हो। क्या सब एक जैसा डे मैनेज कर सकते हैं? नहीं। क्या हर दिन एक जैसा होता है? क्या तुम हर दिन एक जैसी प्लानिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हर दिन भी अलग होगा और हर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करेगा कि कौन किस तरीके से मैनेज कर रहा है। तो मैनेजमेंट इसलिए कैसा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है। मतलब विद चेंजेस इन द एनवायरमेंट चीजें चेंज होती जाती है। ठीक है, उसके बाद में तुम सीएस क्यों बनने आए हो? गोल अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों कर रही है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, अचीविंग द गोल्स दैट वर सेट। कोई भी काम करना जब हम शुरू करते हैं तो हम पहले से ही हमारा गोल सेट करके बैठते हैं, राइट? ओके, मैं क्लास लेने आई, मैं पहले से सोच के आई होंगे ना कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, तो मेरा गोल अचीव है, मतलब गोल सेट है। और अगर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैनेजमेंट ही तो कर रही हूँ क्लास में आके। मैनेजमेंट ही तो किया ना। हाँ भाई, मुझे आज क्लास में जाना है, इतनी देर मुझे बात करनी है, इतनी देर मुझे पढ़ाना है, इतनी देर मुझे लिखवाना है, और ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। और क्यों कर रही हूं मैं? टू अचीव द गोल। तो तीन चीजें हैं मैनेजमेंट में। पहला, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। दूसरा कैसा प्रोसेस है? डायनामिक। और तीसरी चीज, क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट? गोल्स को अचीव करने के लिए, सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, पहली चीज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। कैसा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है। और क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या टू अचीव गोल्स। याद हो गया? पक्का सेट है दिमाग में? ये तीनों चीजें तो भूलोगे नहीं। ओके, चलो देखो, अगर साथ साथ में लर्न करते हुए चलोगे और क्लास में जितना पढ़ाऊंगी घर जाके रिवाइज कर लोगे तो मैनेजमेंट को बाद में उठा के देखना ही नहीं पड़ेगा।
फिट हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, ओके। अभी मैंने बताया तुम सीएस क्यों कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए। तो बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए। कोई वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहा है, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट वेल्थ। इंग्लिश में बोल देता है, थोड़ा भाषा चेंज कर देते हैं। हमारी हिंदी में बोलो तो सीधे सीधे बोल रहे पैसे कमाने के लिए, और अगर हम मैनेजमेंट के लिए बोले, अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू क्रिएट वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। ओके, सो मैनेजर क्या करता है मैनेजमेंट में, सुना होगा ना, मैनेजर की रोल है, मैनेजर की जॉब है, एमबीए कर गया तो मैनेजर की जॉब लग जाएगी। मैनेजर क्या करता है उसके अंदर, मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, वर्क को मैनेज करता है प्रॉपरली। ओके, अच्छा किस किस के फादर बिजनेसमैन है, ओके, मदर्स हाउसवाइफ है, मोस्ट ऑफ की मदर्स हाउसवाइफ होगी, नहीं भी होगी तो बाहर जाती होगी, जॉब करती होगी। ठीक है, तुम्हारी पेरेंट्स जो है वो अगर बिजनेसमैन है, चलो बिजनेसमैन का एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पे, अगर कोई बिजनेसमैन है तो क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है या नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप या समथिंग है, कंपनी है। अच्छा ठीक है, तो वहां पे कितने एम्प्लॉइज हैं, फिर भी कुछ अप्रोक्सीमेट 20-30 लोग हैं। अच्छा, उनके ऊपर कोई मैनेजर है, एक मैनेजर है। अच्छा, तुम्हारी कॉलोनी में कोई डिपार्टमेंटल शॉप है, सबकी कॉलोनी में होती है, वहां पे कौन बैठता है, एक अंकल ही तो बैठते होंगे, एक अंकल या एक आंटी बैठती होगी। ठीक है, ये 2 जने बैठते होंगे, उन्होंने किसी मैनेजर को रखा है, नहीं रखा ना, क्यों नहीं रखा, हाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों नहीं जरूरत पड़ रही, हमने बोला ना ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होना चाहिए। अच्छा एग्जैक्टली, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, हाँ ज्यादा लोग होंगे तो हमको मैनेजर रिक्वायर्ड है, वरना तो हम सब मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही समझाना था कि तुम्हारे घर में अगर कोई बिजनेस चल रहा है या तुम्हारे आसपास कहीं पे कोई बिजनेस है, तो वहां पे एक जना जब अकेला काम कर रहा है तो वो मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहा है। बट अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां मैनेजर की क्यों नीड है, फिर जो टॉप लेवल है वो खुद ही मैनेज कर लेगा, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। एक जना अगर इतना सारा काम करेगा, वो काम भी संभाल रहा है, वो मैनेज करने का भी काम करेगा, तो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर के काम को वैल्यू एडिशन का काम करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वो कौन काम करता है, मैनेजर करता है। उसका काम नेग्लिजिबल है, दिखता नहीं है कि कुछ कर भी रहा है क्या। कोई अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो वो दिखेगा थोड़ी, नहीं दिखेगा, बट ही इज डूइंग अ वर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है वहां पे, वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिंग का काम कर रहा है। तो मैनेजर का रोल कैसा होता है, वैल्यू एडिशन का काम होता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। सो अगर बात करें फर्स्ट थिंग की, मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, getting things done through people. Why we are doing management? To achieve goals. Okay. Sorry. Objective क्या है मैनेजमेंट का, to create wealth. और मैनेजर का रोल क्या है, to add value. To add value. ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ओके, सो अब यहां पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इसके बहुत मतलब क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां आता है कि लर्न कैसे करेंगे, ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। हर टॉपिक में एक नई डेफिनेशन आ जाएगी, एक टॉपिक देंगे और साथ में 10 डेफिनेशंस दे देंगे। तो देखो लर्न करने का तरीका एक ही होता है, नाम याद रखो और वर्ड्स याद रखो। अगर तुमको मेन पॉइंट्स याद है तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा।
ठीक है। सो सबसे पहली डेफिनेशन जो दी है वो किसने दी है? मैरी पार्कर फॉलेट। किसने दी है? क्या बोला जो अभी अपन ने पढ़ा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। नॉर्मल डेफिनेशन किसने दी है? मैरी पार्कर फॉलेट ने। क्या बोला है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। देखो किस पे फोकस किया? ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हैं और लीडरशिप पे फोकस कर रहे हैं। काम करवाना है मुझे तो आई एम अ लीडर। मैं तुमसे काम करवा रही हूं मतलब मैं तुम्हारी तरह लीडर की तरह एक्ट करूंगी तभी काम करवा सकती हूँ, या मैं तुम्हारे एकदम अगर बराबर की हूं। इफ आई से कि तुम में से मैंने एक जने को खड़ा किया और उसको बोला कि इन सबसे काम करवाना है, तो उसकी बात मानोगे? आधे मानेंगे आधे करेंगे। क्यों माने? हमको क्यों नहीं खड़ा किया? हमको करना चाहिए था। ठीक है, तुम इतने मेच्योर्ड हो। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं और उनमें से एक को खड़ा कर दूं ना, वो सारे खड़े हो जाएंगे। मैम हमको क्यों नहीं बोला आपने, इनको क्यों बोला? ठीक है। सो पहली चीज ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर जो लीडर है वो अच्छा लीडर नहीं होगा तो क्या हम उसकी सुनेंगे? जाके नहीं सुनेंगे। तो पहली चीज ह्यूमन रिलेशन और दूसरा लीडरशिप। अगर ह्यूमन रिलेशन और लीडरशिप की बात आती है तो किसकी डेफिनेशन है? मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक है, पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी अपन ने? क्या बोला? किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? एंड लीडरशिप। ठीक है। अब है FW टेलर। इनका नाम तो तुमने सुना ही होगा BST में। ठीक है, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। FW टेलर, इन्होंने क्या बोला? मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग व्हाट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? नोइंग मतलब जानना है। किसके बारे में जानना है? लोगों के बारे में जानना है। तुमको लोगों से क्या काम करवाना है, ठीक है, कैसे करवाना है और कितने चीपेस्ट वे में तुम करवा सकते हो। सबको पता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज को यूज करना बट इन अ राइट वे, विदाउट वेस्टेज। ठीक है, जितना नेसेसरी वेस्ट है उतना ही क्रिएट होना चाहिए, उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवाने का तरीका, जहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि कितना बेस्ट और चीपेस्ट वे में उसको करवा सकते हैं। तो दो चीजें, एक तो एफिशिएंसी पे बात की और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन पे बात किया। पहला एफिशिएंसी और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन। किसने बोला? FW टेलर ने बोला। क्या बोला? knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in best and cheapest way। देखो कैसा पेपर है? MCQ पेपर है, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, हिंदी में ज्यादा इजीली याद होता होगा आई थिंक सो। अगर चीजें हम हिंदी में याद करें तो बहुत क्लियर हो जाता है। लोगों से कैसे काम करवाना है और बेस्ट और चीपेस्ट वे में करवाना है, ये किसने बोला? FW टेलर ने बोला। किस पे फोकस किया? कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया, और इसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं हेनरी फेयोल। इनके बारे में भी तुमने बात सुनी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। जहां तुमको वर्ड्स दिखने लग जाए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाले, वो किसने बोल दिया? हेनरी फेयोल ने। अच्छा, 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे हेनरी फेयोल के, उसमें भी तो यही वर्ड्स थे। कमांड है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेट है, प्लान है, फोरकास्ट है, वो सब 14 प्रिंसिपल्स में पढ़े थे। तो जब ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो दिमाग में रखना, जब भी ये वर्ड्स आएंगे, क्या क्या? फोरकास्ट, प्लान, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल। ठीक है, अगर ये सारे वर्ड्स आ जाए तो किसकी डेफिनेशन है? हेनरी फेयोल। तो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर फोकस किया। किस पे फोकस किया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर फोकस किया। एंड दिस इज क्लासिकल मैनेजमेंट डेफिनेशन। पहली किसकी डेफिनेशन है?
मैरी पार्कर फॉलेट, क्या बोला? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। किस पे फोकस किया? ह्यूमन रिलेशंस एंड लीडरशिप। सेकेंड डेफिनेशन किसकी पढ़ी? एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या बोला उन्होंने? लोगों से कैसे काम करवाना है बेस्ट और चीपेस्ट वे में। दो चीजों पे फोकस किया। क्या क्या चीजें थी? वेरी गुड, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। थर्ड डेफिनेशन किसकी पढ़ी? हेनरी फेयल। क्या बोला? फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, कमांड, कंट्रोल। ठीक है, किसके ऊपर फोकस किया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के ऊपर। एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन को और क्या कहा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट डेफिनेशन। ठीक है, और हेनरी फेयल की क्लासिकल मैनेजमेंट डेफिनेशन। ठीक है, तीन याद हो गए? पक्का? कल पूछूंगी तो किसी को भूले हुए तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीटर ड्रकर, लास्ट डेफिनेशन। कौन है? पीटर ड्रकर। इन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? मैनेजमेंट मल्टीपर्पज ऑर्गन है। मल्टीपर्पज ऑर्गन मतलब बहुत सारे काम करता है। तुम्हारे हाथ बहुत सारे काम करता है ना, खाने का भी काम करता है, लिखने का भी काम करता है, मारने का भी काम करता है। ठीक है, घर में सफाई करने का भी काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है हाथ से करते हो। ठीक है, बहुत सारे काम कर रहा है ना, तो हाथ का मल्टीपर्पज ऑर्गन है, बहुत सारे काम करता है। तो मैनेजमेंट में मल्टीपर्पज ऑर्गन है। क्यों? मैनेज कर रहा है बिजनेस को, मैनेजर को, वर्कर्स को और वर्क को। इतने सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है। किस किस को कर रहा है? बिजनेस को, मैनेजर को, वर्कर्स को और वर्क को। तो इन्होंने क्या बोला? फोकस ऑन होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल रोल ऑफ मैनेजमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल। होलिस्टिक का मतलब ही होता है ओवरऑल। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो पीटर ड्रकर ने क्या बोला? मैनेजमेंट कैसा ऑर्गन है? मल्टीपर्पज ऑर्गन है। किस किस को मैनेज कर रहा है? बिजनेस, मैनेजर्स, वर्कर, वर्क। ठीक है, और किस पे फोकस किया? होलिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल रोल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्लियर है यहां तक? तो दिक्कत? किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है अभी तक। समझ में आ गया सब? ओके, नेक्स्ट है जीनसेस ऑफ मैनेजमेंट। डू यू नो व्हाट इज जीनसेस? क्या मतलब होता है जीनसेस का? जनरेशन या मैं कहती हूं हिस्ट्री। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो कहां से आया और किस तरीके से आया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? जीनेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डू यू थिंक कि मैनेजमेंट अभी शुरू हुआ? जिस दिन से मैनेजमेंट की बुक बनी थी उसी दिन मैनेजमेंट आया होगा। आज का मैनेजमेंट इज नथिंग। अगर हम बात करें फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम, तुमने 6th में हिस्ट्री पढ़ी थी? एसएसटी बेसिकली जो मोस्ट पढ़ते हैं वो 6th में पढ़ते हैं। वहां पे प्री वैदिक टाइम के बारे में बात करते हैं। मतलब जब हम बात करें कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने फायर बनाई थी सबसे पहली बार, या व्हील्स का डेवलपमेंट किया था, तब से मैनेजमेंट है। कैसे है पता है तुमको? ओके, आज तुमको किसी से बात कर दिया तो तुम कैसे बात करोगे? कॉल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सामने वाला बिजी है, मैसेज कर दिया, ठीक है, वो जब देखेगा तब हमारी बात हो जाएगी कंप्लीट। सोशल मीडिया, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, पूरी दुनिया को बताना है। क्या किया? टीवी पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, सबको पता चल गया। राइट? पहले क्या होता था? कबूतर उड़ते ही दिखाई देते थे। कबूतर तो कब पहुंचेगा, कैसे पता चलेगा? ओके, पहले क्या था? किंग्स थे, किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे। तो किंग जो होता था वो अपने
जो सेनापतिज होते थे, मतलब मैं बोलूं कि जो मिलिट्री हेड्स होते थे, वो उनको वॉर करने भेज देता था। अब वॉर करते करते कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, विल ही गो टू द किंग अगेन और फिर पूछ के आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो मैनेजमेंट कैसे होगा? वहां पे मैनेजमेंट कैसे होता होगा, सोच सकते हो? या फिर किंग थोड़ी आएगा? तो वो कैसे मैनेज करते होंगे? ब्लैंक। सुनो, देखो, जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वैदिक टाइम में या मैं बोल दूं पुराने टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पावर होता था उन लोगों का। जो किंग होता था वो पहले से अपने मिनिस्टर को हर एक कंडीशन समझा के भेजता था। ही यूज्ड टू टेल एवरीथिंग, कैसी कंडीशन आएगी तो किस तरीके से एक्ट करना है। दूसरी चीज, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती थी वहां पे। उनको पता है कि अगर हमने हमारे मिलिट्री हेड को भेजा है तो वो गलत नहीं करेगा, ही विल डू द राइट थिंग। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें होती थी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पावर था, बिकॉज उनको पता था गलत हो नहीं सकता और जो हमने बोला है वो एज इट इज किया जाएगा। क्योंकि अगर राजा की नहीं मानी तो मिलिट्री हेड वापस से नहीं आ सकता, वो आएगा और अगर उसने नहीं मानी होगी तो वो उसको खत्म कर देंगे। ये होगा ना, राजा की नहीं माना हो तो गया। सो वहां पे बहुत बड़ा पावरफुल वेपन था मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, किस किसने पिरामिड्स देखे हैं? अरे रियलिटी में तो किसी ने भी नहीं देखे। रियलिटी में देखे पिरामिड्स? अच्छा, कोटा में देखे? यू आर फ्रॉम कोटा? बूंदी? ओके फाइन। देखे पिरामिड्स? कहां देखे? फोटोज में देखे, एग्जैक्टली। पिरामिड्स फोटोज में तो सबने देखे होंगे। तुमको पता है पिरामिड्स इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट पिरामिड्स? पता है तुम्हें? पिरामिड्स देखे हैं कभी? पिरामिड्स की हिस्ट्री पढ़ी है? पिरामिड्स को किस तरीके से बनाया जाता था? पता है कुछ? नहीं पता? चलो सुनो, तुमको बताते हैं ये चीज कि पिरामिड्स कैसे बनते हैं। पिरामिड कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है ना, पता है तुमको? अगर किसी भी पिरामिड को, ठीक है, किसी भी एंगल से देखेंगे, इट विल क्रिएट 90 डिग्री विद द सन। एकदम प्रॉपरली अलाइंड परपेंडिकुलर एंगल बन के आता है सन के साथ में हर पिरामिड की टॉप का। सोचो कितना उन्होंने सोचा होगा ना, यार ऊपर से थोड़ी बनाना शुरू किया होगा, नीचे से बनाना शुरू किया होगा ना। तो नीचे से इस हिसाब से उसका फाउंडेशन बनाया कि ऊपर जाते जाते उसका एग्जैक्ट 90 डिग्री बन के आएगा। क्या उस टाइम पे एआई था जो बता देगा एग्जैक्ट ये इतना ले ले, इसको इस तरह नीचे ले ले, ऊपर ले ले, बन जाएगा? या क्या तुम्हारी आज ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो उस टाइम होती थी? दैट वाज देयर माइंड मैनेजमेंट। उनको पता था कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करके रखा जाए, किस तरीके से ब्रिक्स का मेजरमेंट लिया जाए कि वो ऊपर जाके 90 डिग्री बना देगा। ओके, सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ये शो करती है कि किस तरीके से पुराने टाइम में मैनेजमेंट वाज अ वेरी बिग थिंग। आज हम देखें तो ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज ही तो कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। उस टाइम पे भी यही होता था, क्या बात है, पिरामिड ही तो बना रहे हैं। बट एक बार सोच के देखो तो क्या तुम ऐसा कुछ बना सकते हो? मैं तुमको बोलूं तुमको यहां से कुछ ऐसा बनाना है कि ऊपर जाके इसका मिड पॉइंट आना चाहिए और एकदम एग्जैक्ट ऊपर तक बनना चाहिए, बिना मेजरमेंट के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और आजकल के बच्चे तो ऐसे हो चुके हैं, इनको एआई के बिना तो कुछ दिखता ही नहीं है ना? ओके, एआई का यूज करते हो नहीं करते हो? चैट जीपीटी कौन यूज नहीं करता? नो वन इज हियर जो ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी यूज नहीं करता है, बिकॉज एनी प्रॉब्लम चैट जीपीटी इज द सोल्यूशन, है ना? सबको एआई ही चाहिए पूरे दिन भर। क्यों? क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी है। हमको जब किसी चीज का
इजियर वर्जन मिल चुका है तो हम यूज करेंगे ना। इतने दिन गूगल यूज करते थे, अब गूगल बेचारा फ्लॉप हो चुका है क्योंकि सबको तो चैट जीपीटी पे बैठा है, ठीक है। और आने वाले वर्ल्ड में इतनी नई चीजें हैं कि चैट जीपीटी भी फेल हो जाएगा। चैट जीपीटी विल बी जीरो एट दैट टाइम, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इतना डेवलप होगा, इतना टेक्नो फ्रेंड होगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। ओके, सो चलो अब आते हैं हम यहां पे इसको आगे बात करने के लिए। फाइन, थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैं ये पढ़ाऊंगी फिर टाइम हो जाएगा। ओके, सबके पास नोटबुक्स हैं, अलग से नोट्स की एक नोटबुक बना लेना, ठीक है। उसी में ही पूरे चारों चैप्टर्स, अच्छा 4 ही चैप्टर्स है हमारे पास मैनेजमेंट में, तो चारों चैप्टर के नोट्स उसी में चलेंगे। अभी तुम्हारे पास न्यू नोटबुक है या नहीं है? नहीं है, ठीक है, तो कल लेके आना, फिर कल नोट्स लिखवाते हैं, कोई बात नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सबके पास नोटबुक है, क्योंकि डबल राइटिंग काम तो फालतू है। अभी लिखोगे, घर जाके वापस से लिखोगे, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा पढ़ लोगे उतनी देर में। कल नई नोटबुक लेके आना, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। फाइन, सो अच्छा, तो फिर आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र का नाम सुना है? क्या है अर्थशास्त्र? क्या है? ओके, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं। फाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। नाम सुना है? एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। डू नो अबाउट दैट? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, चाणक्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? ओके, वो चाणक्य। हाँ, कौन थे चाणक्य? हाँ बेटा, तू लिख के बैठा है सब कुछ पुराना। हाँ, कौन है चाणक्य? पता है? नहीं पता? हाँ, पंडित थे। कौन से पंडित थे? चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में, एम्पायर में सबसे माइंडफुल जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? चाणक्य थे। एक्चुअली में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया था। There's a स्टोरी बिहाइंड इट, बहुत अच्छी स्टोरी। अगर तुम लोगों ने, तो संस्कृत थी 6th 7th 8th में, 6th 7th 8th में संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें एक स्टोरी आती थी चंद्रगुप्त मौर्य की। नहीं पढ़ी? कौन सी बुक्स चलती थी, कुछ याद है? अगर किसी के यहाँ पे दीपमणि का चलती थी ना, तो उनके वो पक्की पढ़ी उन्होंने, ठीक है। उसमें एक स्टोरी आती है कि एक बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है, और जब वो वहां से चाणक्य जा रहे होता है, वो खेल रहा होता है, तो वहां पे एक सिर्फ और सिर्फ एक गेम चल रहा है। वहां पे एक बच्ची आती है, एक लेडी आती है, 2 लेडीज आती है, उनके हाथ में एक बच्चा है, और दोनों लड़ रही हैं कि ये बच्चा किसका है, ठीक है, दोनों लड़ रही है कि ये बच्चा किसका है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो उस टाइम एक बहुत छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने बोला कि तुम दोनों लड़ रही हो, ये मेरा बच्चा है या ये मेरा बच्चा है, तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं और दोनों को आधा दे देते हैं। अब वो हंस रहे सारे वहां के लोग, ये कैसा राजा बन सकता है, मतलब ये कैसे, वो लोग राजा प्रजा खेल रहे थे, ये कैसा राजा है, बोले बच्चे को मार दो। तो एक लेडी ने बोला कि नहीं ठीक है, इसको मत मारो, इसको दे दो, कोई बात नहीं। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि जिसने जो बोला है कि इस बच्चे को दूसरे को दे दो, वो इसकी असली मां है। फिर चाणक्य गए उनके पास, उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, आपने ऐसा क्यों कहा कि जिसने बोला कि उसको दे दो, वो तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। एक मदर बोल रही है कि आप ये बच्चा दूसरे को दे दो, वो कैसे उसकी मदर हो सकती है, उसे तो खुद नहीं बोल रहे कि दे दो। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिखाया कि जो रियल मदर है वो ये नहीं बोल सकती कि उसके बच्चे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, शी कांट सी हर डेड, ठीक है। सो उन्होंने इस चीज से ये कंक्लूजन निकाला कि वो उसकी रियल मदर है, दूसरी वाली नहीं है। चाणक्य वाज शॉक्ड टू सी दैट कि किसी एक छोटे से बच्चे में इतना दिमाग कैसे हो सकता है
कि वो ये बात बोलेगा तो रियल मदर जो होगी वो खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी और बोल देगी कि इसको दे दो। तब चाणक्य ने उनकी स्टडीज को शुरू किया और उनको बहुत स्ट्रांग बनाया, और इतना स्ट्रांग बनाया दैट ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो रूलर रहा है वो कौन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य रहा है। ठीक है, वो पूरा उस टाइम का जो मौर्यन, गुप्ता, ये सारी डायनेस्टीज थी अलग अलग, उनमें से सबसे अच्छा ही वही था। सो चाणक्य का यहाँ पे जो मैं इतने तुमको सब कुछ बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ बिकॉज द अर्थशास्त्र बुक इज रिटन बाय चाणक्य, जिनका एक और नाम था जिसको बोलते हैं कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य बोलते हैं, और उन्होंने लिखी थी बुक अर्थशास्त्र, एंड दैट बुक अर्थशास्त्र इज द मास्टर इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आज की किसी भी बुक में इतनी नॉलेज नहीं है जितना उन्होंने उस टाइम पे सब कुछ लिख दिया था। उन्होंने हर सिनेरियो को कंसीडर करते हुए, आज के सिनेरियोस को भी कंसीडर करते हुए उस बुक के अंदर हर बात लिखी है। सो दैट इज द वर्ल्ड फेमस बुक फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और यहां पूरा बताया भी है, ये वैदिक एरा में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, देखो ये दे रखा है यहाँ पे वैदिक एंड अर्थशास्त्र ट्रेडिशन, जो ये बुक लिखी गई थी दैट वाज फ्रॉम 1500 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा में भी 1500 इयर्स बैक। तो कितने साल हो चुके हैं जब इन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, सो अब ये जो बुक थी ये किस चीज के ऊपर फोकस करती है? देयर आर 3 थिंग्स जिसके ऊपर ये बुक फोकस करती है। पहली चीज उन्होंने बताई दैट वाज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इन्होंने 4 चीजें फोकस की। पहला बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ही टॉक्ड अबाउट वॉज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अगर मुझे किसी कंट्री को गवर्न करना है, ठीक है, किसी कंट्री को गवर्न करना है, तो पहली चीज मुझे जो आनी चाहिए वो ये है कि मेरी पब्लिक को मैं किस तरीके से संभालूंगी। राइट, तो पहली चीज क्या थी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा उन्होंने बताया टैक्सेशन एंड पॉलिसी। अगर पब्लिक को संभालना है तो टैक्सेशन नेसेसरी है। राजा थोड़ी कमाने जाएगा, वो किससे लेगा? जो उसका एम्पायर है उसी से तो थोड़ा बहुत लेगा, और फिर उस एम्पायर के लिए काम करेगा। तो टैक्सेशन एंड पॉलिसी, व्हाई यू पे द टैक्स? तुम तो पे नहीं करते, मैं घर वाले टैक्स पे करते हो, क्यों टैक्स पे करना है? हमको रोड्स कैसे मिली है, या जो ये भी पब्लिक पार्क्स बने हुए होते हैं वो कैसे मिले, या कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है, तुम्हारे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वाटर आ रहा है, वो किसके वजह से आ रहा है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कहां से लेके आ रही है? क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम टैक्स पेयर नहीं होते तो गवर्नमेंट को कहां से मिलता है? गवर्नमेंट कहां से हम इतना कुछ कर पाते हैं? देयर आर मोर देन 90% इंडियंस हु आर नॉट अ टैक्स पेयर, एंड दे क्वेश्चन द गवर्नमेंट, आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम टैक्स पे ही नहीं रहते, उसके बाद बोलते हो कि गवर्नमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग थिंग। ओके, सो पहली चीज अर्थशास्त्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा टैक्सेशन एंड पॉलिसी। थर्ड थिंग फॉरेन पॉलिसी। अगर फॉरेन पॉलिसीज नहीं होगी तो क्या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते? ओके, यू नो अबाउट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, जब 1991 में एलपीजी आया था, उससे पहले जब हम बाहर के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स क्लोज कर चुके थे तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्यों आ रही थी? बिकॉज वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट का मतलब खुद की नीड्स पूरी करना। बट क्या एक पूरी कंट्री सारी नीड्स खुद पूरी कर सकती है? अच्छा चलो, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग ऑन हमारे यहां पे ऑयल रिजर्व्स नहीं है। उसके वजह से क्या हो रहा? नेचुरल गैस मतलब एलपीजी सीएनजी महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बिकॉज नाउ वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट इन दैट। हम सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते हमको नीड ही नहीं होती दूसरे की। तो फॉरेन पॉलिसी इज मैंडेटरी टू बी देयर। क्यों मैंडेटरी है?
क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो हम कैसे बाहर से चीजें मंगवा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी क्या होता था, एम्पायर बहुत छोटा होता था। अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो हो सकता है मिलिट्री अटैक्स हो जाए, पहली चीज। दूसरा, अगर मुझे बाहर से कोई चीज मंगवानी है तो वो भी मैं नहीं मंगवा पाऊंगी। सो इट इज नेसेसरी कि वहां पे क्या हो, फॉरेन पॉलिसी होनी नेसेसरी है किसी भी एम्पायर में, चाहे फिर वो आज हो चाहे फिर वो बहुत साल पहले 1500 बीसी में जो चल रहा था वहां पे भी क्या नेसेसरी था, फॉरेन पॉलिसी होनी नेसेसरी थी। तो तीन चीजें, पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा टैक्सेशन और तीसरा फॉरेन पॉलिसी। चलो सब कुछ कर दिया, अब एक और चीज बची, पता है क्या? अगर पुलिस और कोर्ट्स नहीं होते तो क्या होता, क्राइम बढ़ जाता। सो जुडिशियल सिस्टम इज नेसेसरी। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने चारों चीजों के बारे में बता दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड द लास्ट जुडिशियल सिस्टम, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्राइम रेट बढ़ेगा, और अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो लोगों का रहना उस एरिया में मुश्किल हो जाएगा। ओके, राइट। सो अच्छा, अगर मानो तुमको किसी ऐसे रीजन में भेज दे जहां बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आइरन वॉर चलती रहती है, क्या होगा? विल यू बी एबल टू सर्वाइव देयर? अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में, तुमको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीओके के पास भेज देते हैं। यू नो व्हाट पीओके? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस रीजन के पास भेज देते हैं। अब क्या होगा? कभी इंडिया वाले अटैक कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं, बीच में तुम फंस जाओगे। वहां पे क्या इंडियंस रहते हैं? नहीं रहते, सिर्फ आर्मी रहती है वहां पे। क्यों सिर्फ आर्मी को रख रखा है? क्योंकि पता है वो वॉर वाला जोन है, मतलब वहां पे वो पूरे टाइम मिलिट्री वाला जोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लोगों को रख ही नहीं रखा, सिंपल सी चीज है। तो वो क्या है? जुडिशियल सिस्टम ही तो है। हमने कैसे हर चीज को नॉर्मलाइज कर रखा है। फाइन। सो ये सारी चीजें उन्होंने किसके अंदर लिखा? अर्थशास्त्र में। किसने लिखा? चाणक्य। और क्या नाम है चाणक्य का? कौटिल्य। ठीक है, फाइन। उसके बाद में इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के बारे में। पहली चीज बताई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। देखो, गवर्नमेंट का डिजाइन होता है। ओके, यूएस का प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, यूएस का प्राइम मिनिस्टर ट्रंप है। चलो, दिमाग तो आया। मैंने प्राइम मिनिस्टर मुझे तुम ट्रंप बोलने लग गए। ओके, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? पता है ना तुमको? यूएस में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? चीज लाइक पता नहीं क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? अपने यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों है, फिर वहां क्यों नहीं है? क्या पॉलिसी है उनकी? नहीं, वो तो चाइना में है, वन पार्टी सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत सारे हैं। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। क्यों है? आचरण की इच्छा है इसलिए। ओके, बहुत ही बढ़िया। सुनो, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक लॉ है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होना नेसेसरी है। प्राइम मिनिस्टर सारा काम संभालता है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट पता है कौन है? प्रेसिडेंट। तुम कभी सुनते द्रौपदी मुर्मू ने ये कर दिया, ये सुनते ना, नरेंद्र मोदी ने आज ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने आज ये कर दिया, आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया। बट अमेरिका में क्या सुनते हैं? ट्रंप ने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहां पे हेड कौन है? प्रेसिडेंट ही है, रियल हेड प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ पे क्या है? रियल हेड कहने को तो कौन है? प्रेसिडेंट है, बट है कौन? प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। बट वहां पे क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। तो हर किसी का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। सो उन्होंने क्या बोला? रिकमेंडेशंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद स्पेसिफिक रोल्स ऑफ सुप्रिटेंडेंट्स। और वो कौन होते थे? अध्यक्षा।
उस टाइम पे कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे ना, मंत्रीज होते थे, अध्यक्ष होते थे, तो सुपरिटेंडेंट्स होते थे दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइंस, मार्केट्स, ट्रेजरी एंड ट्रांसपोर्ट। अलग अलग अध्यक्ष बना दिए जाते थे, आज भी तो होता है। फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब अलग अलग चीजें संभाल रहे हैं। तो वैसे उस टाइम अध्यक्ष होते थे, हर किसी का अलग अलग मिनिस्ट्री संभला दी, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। ओके, सो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन होता था, और उसके अंदर कौन होते थे? सुपरिटेंडेंट्स, और उनको क्या बोलते थे? अध्यक्ष। ओके, एंड लास्ट रिसोर्स एलोकेशन। अरे जब जनता है तो खाने पीने के लिए तो चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्कर्स हैं तो काम करेंगे, और काम किस चीज का करेंगे? रॉ मटेरियल से तो काम करेंगे। ऐसे थोड़ी ना जाके मशीन चला रहे हैं, मशीन के अंदर कुछ डाला ही नहीं, मशीन ही खराब हो जाएगी इससे तो, ठीक है। रिसोर्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, मतलब आप यूसेज, स्टोरेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करोगे? ऑल मॉडर्न मैनेजरियल फंक्शंस में, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। ओके, क्लियर टिल हियर? फाइन, समझ में आ गया? अभी आज कुछ लिखा तो है नहीं। अच्छा, तुम लोगों को कंपाइलर्स थोड़ी मिल गए हैं, सारे कंपाइलर्स अभी मिले नहीं है ना, ठीक है। तो अब मैं तुमको ये तो बोल नहीं सकती कि तुम रिवाइज करके आ जाना, जितना है वो कल यही चेक किया जाएगा कि तुमको आज की क्लास में कितना समझ में आया, ठीक है। उसी के बेसिस पे देखेंगे कि तुमको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज ना अपन ने कुछ लिखा है, ना तुम्हारे पास अभी कुछ बुक्स वुक्स है। अच्छा, ऐप पे तो अपलोड हो गई, ऐप पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वहां से पढ़ के आ जाओ, दैट इज द सोल्यूशन फॉर यू। ओके, कल इसके आगे पढ़ेंगे, आगे कल अपन प्री इंडस्ट्रियल एरा और इंडस्ट्रियल एरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैदिक टाइम से जब हम आगे आगे इंडस्ट्री सिस्टम में बढ़े तो क्या क्या चेंजेस आए ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरीके से मैनेजमेंट वाज द सोल्यूशन टू एवरी एरा, ठीक है। हर एरा में किस तरीके से मैनेजमेंट ने चीजों को अच्छा किया है। ओके, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास।